एवरीवन, आई एम करिमा फ्रॉम करंट क्रंच और हम नेक्स्ट मॉड्यूल लेके आए हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो बेसिकली पिछली मॉड्यूल में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिकली उसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, बट अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस क्या होती है। तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स में फ़र्क ये है कि कंप्यूटर्स को समझना, उनको जानना डिटेल में इज़ कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप कंप्यूटर में वर्ड यूज़ करके कोई लेटर्स लिख लेते हैं या फिर आप प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं, आप एक्सेल शीट्स बना लेते हैं, तो दैट डज नॉट मेक यू अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। उसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस क्या है, हम आज पढ़ेंगे कि फ़र्क क्या है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स में। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली इसमें हम इस बार जो बेसिक्स हम कवर करेंगे। कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक इतना बड़ा आप बोल लीजिए एक मैं इसको सब्जेक्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रीम है। और जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक एमटेक, तो 4 साल या फिर 6 साल, इवन अगर हम उसमें पीएचडी करें तो आप लगा लीजिए 10 साल हम यही चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसको इतने छोटे मॉड्यूल में कवर करना इज़ समथिंग विल बी अ जोक, बट हम इस कोर्स से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे और ना ही JKSSB एग्ज़ाम में हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें हमसे उनको होगा कि हमें सारा कंप्यूटर साइंस आए। द बेसिक एजेंडा या ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि हम सारी टर्म्स जो कंप्यूटर साइंस के साथ एसोसिएटेड हैं और उनको समझ लें या फिर वो टर्म्स को जान लें, ताकि वो टर्म्स हमें बहुत फॉरेन ना लगे सुनने पे कि कोई हमें बोले कि व्हाट आर एल्गोरिदम्स, तो ऐसा ना हो कि हमें लगे कि व्हाट इज़ दिस, लाइक ये तो हमें कभी सुना ही नहीं है। तो बेसिकली इस पूरे मॉड्यूल में मैं ये सारी टर्म्स कवर करूँगी और इनके कुछ बेसिक्स टर्म्स, जो हर एल्गोरिदम के अंदर क्या टर्म्स यूज़ होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या टर्म्स यूज़ होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिनको हम लोग इंजीनियरिंग में 6-6 महीने पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर डेटा स्ट्रक्चर में 20 मिनट्स में ये पूरा कवर कर रही हूँ तो आपको सारा डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। बट आई एक्सपेक्ट कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब क्यों यूज़ करते हैं या फिर ये नाम ऐसा क्यों है या किस टर्म से एसोसिएटेड है। आई क्विकली गो थ्रू कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले आज हम करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, और एट द वेरी एंड हम MCQs जो कि बहुत एप्लीकेशन लेवल और मतलब जो कि हम JKSSB एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। सो आई जस्ट क्विकली रीड। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ computers and computational system, including their principles, algorithm, hardware, software and applications। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? कंप्यूटर साइंस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम इस बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस। तो अगर हम लेमैन टर्म में बात करें कि क्या होता है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम कंप्यूटर्स को समझते हैं। जैसे आपको तो एक मशीन बना के दे दी, लेट्स सपोज आपके घर में, अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ फूड प्रोसेसर। आपके घर में एक फूड प्रोसेसर है, आपको फूड प्रोसेसर चलाना आता है, आपको पता है कि मुझे सब्जियों को चॉप करना है या मुझे सब्जियों को ग्रेट करना है और मैं उसी तरीके से वो बटन दबा दूंगी। लेकिन जिस इंसान ने ये बनाई है आपके लिए फूड प्रोसेसर मशीन, उसने ये बात फूड प्रोसेसर को कैसे समझाई कि जब कोई चॉप का बटन दबाएगा तो आपको सब्जियों को चॉप करना है, ना कि ग्रेट करना है। तो वो जो मशीन्स के साथ हम अपनी एक कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, और स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर्स के साथ हम अपनी लैंग्वेज डिस्क्राइब करते हैं कि उनको कैसे पता चले कि हम ये मशीन बना दें और ताकि बाकी यूज़र्स इस मशीन को यूज़ कर पाए विदाउट नोइंग अंदर हो क्या रहा है। जैसे आप जब कंप्यूटर्स पे A बटन दबाते हैं तो आपको नहीं पता कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उस A को कैसे कोड करके कंप्यूटर को बताया कि दिस इज़ A इन आर लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस एक ऐसी पढ़ाई है, ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हम सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि कंप्यूटर बनाते कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को कंप्यूटर बनाना आता होगा, बट इट्स जस्ट कि उसको ये पता होगा कि उसको कंप्यूटर से इंटरनल चीज़ें पता होंगी, जिसके बेसिस के, जिस पे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये काम करता है, वो उसको पता होगा। अब जैसे हम अगर बोलें कि सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट को सारा कुछ आता होगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में एक हमें प्लम्बर चाहिए होता है जो कि प्लम्बिंग का काम करेगा, इलेक्ट्रीशियन चाहिए होता है जो कि वायरिंग का काम करेगा, फिर
ऐसे अलग अलग डिविजन्स हैं घर बनाने में, कोई एक घर बनाने के लिए कोई एक एम्प्लॉय नहीं चाहिए होता। उसी तरह कंप्यूटर साइंस में बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट पूरा कंप्यूटर नहीं डिज़ाइन कर सकता। तो कुछ जैसे कि ऐसे, तो कुछ लोग जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ उसके हार्डवेयर में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग, कुछ नेटवर्किंग में एक्सपर्ट होते हैं कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करेंगे, कुछ ग्राफिक्स पे काम करते हैं कि ये चीज़ हम लोग बना तो रहे हैं लेकिन दिखेगी कैसे। तो ऐसे कुछ लोग कोडर्स होते हैं जो एक्चुअली में कोडिंग करते हैं। तो इट इज़ कंप्यूटर साइंस इज़ मोर देन कोडिंग। इट्स नॉट कि सिर्फ सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट कोडिंग करते हैं। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं कंप्यूटर साइंस के, और हर कोई इसमें अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ लाता है और उसके बेसिस पे काम करता है। आज हम सारे ये कॉम्पोनेंट्स को ब्रीफली पढ़ेंगे, ताकि अगर कोई बोले डेटा स्ट्रक्चर्स, मैं कंप्यूटर आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक डेटा स्ट्रक्चर एक्सपर्ट हूँ, मैं एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करता हूँ, तो आपको वो समझ में आ सके। So let's go to our first component, that is algorithm. So algorithm क्या होता है? Algorithm is a step-by-step procedure or set of rules used to solve a problem or perform a specific task. तो अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूँ कि algorithm क्या होता है, तो अगर आपको किसी को चाय बनानी नहीं आती, तो आप क्या करोगे? आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि उसने ये स्पेसिफिक टास्क, मतलब जो ये चाय बनानी है, ये वो कैसे बना सकता है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि सबसे पहले स्टार्ट करो, पानी बॉयल करो। आई एम सॉरी, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आप उसको बोलोगे कि चाय कैसे बनती है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि पहले पानी बॉईल करो, फिर उसके अंदर चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, फिर जब वो थोड़ी सी ब्रू हो जाए तो उसमें दूध डाल दो, और उसके बाद उसको एक बॉईल दिलाओ और फिर उसको सीव कर लो। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अब मैंने आपको बोल के बताया, लेकिन अगर मैं आपको यही एक प्रॉपर वे में लिख के बताऊँ, ऐसे कि जैसे मैं यहाँ आपको लिख के बताती हूँ कि मैं ऐसे स्टेप बना दूँ कि अगर कोई चीनी नहीं लेता तो ऐड डोंट ऐड शुगर। अगर कोई शुगर लेता है तो ऐड शुगर। उसके बाद ऐड टी लीव्स। तो ये जो एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम्स का क्या मतलब होता है? जैसे लेट्स सपोज मैंने किसी को कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताई कि मुझे एक्चुअली कंप्यूटर में ये करना है, तो वो क्या करेगा, घर बैठ के अपना एक लॉजिक क्रिएट करेगा कि ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। जैसे लेट्स सपोज अब चाय बनानी तो किसी को आती थी, जिसने सबसे पहली बार बनाई, तो वो एक पेपर पेन लेके पहले उसका मॉडल बनाएगा एक पेपर पेन पे। ऐसा नहीं होता कि जो भी चीज़ कंप्यूटर में हमें करनी होती है वो हम डायरेक्टली कोई कंप्यूटर खोलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द पेन एंड पेपर। तो बेसिकली एल्गोरिदम्स वही पेन एंड पेपर वाला काम करते हैं। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ को हमें काम करना है और उसके हमें स्टेप बाय स्टेप उसका बताना है कि वो कैसे होती है, तो उसको उस पूरे फ्लो चार्ट को बनाना, बेसिकली एल्गोरिदम्स को हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको बनाने में एल्गोरिदम कहते हैं कि इसमें क्या एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। वो सारे एल्गोरिदम्स फिर लोग सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी वो वाला एल्गोरिदम देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इम्पॉर्टेंस इसकी यही है कि ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन डिज़ाइन करने के लिए हमें काफ़ी काम आता है, क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मतलब अगर ऐसा कोई एल्गोरिदम बना हुआ है, किसी ने बनाया है कि अगर कंप्यूटर को मैं बोलूँ 2 4 1 5 7, तो इसको वो सॉर्ट करे। तो कैसे, हमने अगर हमारा दिमाग है तो हम अपने आप पहले देखते हैं कि, तो कंप्यूटर किसी ने ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बनाए कि पहले वो इस नंबर को उठाए और इस नंबर को उठाए, इन दोनों में से देखे कौन सा बड़ा है। जो अगर ये बड़ा है तो ऐसे ही उतार ले, फिर उसके बाद ये इन दोनों नंबर्स को देखे और जो बड़ा है उसको ऐसे ही उतार ले। तो 2 के पहले 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 7 आ जाए। तो ये जो मैंने उसको, अब हमारा दिमाग, जैसे हम एक छोटे बच्चे को बताते हैं कि आप किसी भी 2 नंबर्स को सॉर्ट कैसे करोगे। जैसे अगर मैं आपको पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ, अगर आपने एक छोटे बच्चे को बताना हो 2 4 7 1, इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो वो कैसे लगाएगा। तो हम ऐसे बताते हैं कि जो भी एक स्टेप फॉलो करने को कहते हैं वो हम लोग एक एल्गोरिदम कहते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व करना है और उसको हम कहते हैं कि वो स्टोर हो जाए ताकि आने वाले लोग उसी एल्गोरिदम को फॉलो करके वो ईजिली परफॉर्म कर पाएँ, तो वो सारे
एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के एल्गोरिदम ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं और कंप्यूटर्स में सेव्ड है। तो जब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि फटाफट इसको सॉर्ट कर दो, तो वो फटाफट उसके अंदर किसी ने जिसने सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनाया, फिर एक कंप्यूटर कोडर ने उस एल्गोरिदम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख दिया और फिर कंप्यूटर को समझ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे वो है एल्गोरिदम्स बने हुए, मतलब लाखों एल्गोरिदम्स होंगे जो कंप्यूटर में सेव होंगे। ये कुछ एल्गोरिदम्स के नाम हैं जो ताकि आपको याद रह जाए कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सर्चिंग एल्गोरिदम्स में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ग्राफ एल्गोरिदम्स में दिगास्ट्रास एल्गोरिदम, ये सारे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। आपको बहुत कम चांसेस हैं कि वो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन द थिंग इज कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एल्गोरिदम्स का क्या मतलब है। So let's go to data structures. What is data structure? A data structure is a way of organizing and storing data in a computer so that it can be accessed and manipulated efficiently. तो मैं अगर बहुत लेमन टर्म्स में बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रीम है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कोई डेटा को किस फॉर्म में स्टोर कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल है तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने कोकोनट ऑयल को बॉटल में रखना है, या आपने कोकोनट ऑयल को जार में रखना है, या उसको किसी स्प्रे बॉटल में रखना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह से आसानी होगी और इसको रखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि ये बॉटल में ही होना चाहिए, ये जार में ही होना चाहिए। ये डिपेंड करता है। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई कश्मीर में रहता है जहाँ बहुत ठंड है, तो अगर वो बॉटल में रखेगा जिसका मुंह छोटा सा होगा तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कोकोनट ऑयल जम जाता है। तो उसके लिए अच्छा है कि वो जार में रखे। अगर कोई बहुत गर्म जगह रहता है जहाँ कोकोनट ऑयल फ्रीज होने के चांसेस कम है, तो वो उसको किसी फ्रीज स्प्रे बॉटल या बॉटल में रख सकता है, ताकि वो उसको पता है कि वो कभी भी ऐसे फ्रीज नहीं होगा, तो उसको कोई मेल्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यही इसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमने कंप्यूटर में जो डेटा है वो किस फॉर्म में रखना है। हमने उसको एक एरे में रखना है, हमने उसको एक लिंक लिस्ट बना के रखना है, हमने उसको स्टैक बना के रखना है, क्यू बना के रखना है, ट्रीज के फॉर्म में रखना है, ग्राफ्स की फॉर्म में रखना है, या हैश टेबल की फॉर्म में रखना है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने अभी कोकोनट ऑयल की एग्जाम्पल दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप उसको जार में रख सकते हैं, बॉटल में रख सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब कि आपने उसको किस पे रखना है। उसी तरह डेटा को रखने के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि डेटा हम किस फॉर्म में रख सकते हैं। हम डेटा को एक एरे में रख सकते हैं। एरे होते हैं ऐसे बने हुए 1 2, मतलब हम ऐसे ABCD, ये एरे है। लिंक लिस्ट होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल ABCDEF, और ये फिर फर्स्ट से कनेक्टेड होती है। हम उनको ट्रीज का मतलब हम ऐसे रख सकते हैं, A के नीचे B, फिर B के नीचे C, फिर C के नीचे और DEF, F के नीचे G। तो ये डिपेंड करता है, दिस इज अ ट्री फॉर्म। ग्राफ तो आपको पता है ना। तो बेसिकली हम ये कौन डिसाइड करेगा, जब हम लोगों को लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट मिल गया जिस पे सबने अब काम करना है। अब वो प्रोजेक्ट पे जिसने काम करना है उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर एक्सपर्ट होगा जो डिसाइड करेगा कि जो इस प्रोजेक्ट का डेटा है हम किस फॉर्म में सेव कराने वाले हैं। तो बेसिकली इन फॉर्म्स में हम डेटा को सेव करा सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब वो लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर से बात करते हैं, उसकी लैंग्वेज। मतलब हमने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बना दी। जैसे आपको हिंदी आती होगी, उर्दू आती होगी, इंग्लिश आती होगी। अब ये सारी लैंग्वेज अच्छी हैं, इसमें से ऐसा नहीं है कि हिंदी अच्छी है, उर्दू अच्छी है। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, कि आपको आसान कौन सी लगती है, आपको लगता है कि ये मुझे पसंद है। उसी तरह जो कोडर्स होते हैं जिन्होंने एक्चुअली में कोडिंग करनी होती है, वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का चॉइस करते हैं कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करनी है। ये लैंग्वेजेस भी हम ही ने बनाई हैं, मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही लैंग्वेजेस बनाई हैं कि इन लैंग्वेजेस के साथ हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। तो हम ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं जिससे कि कंप्यूटर को वो समझ आए और वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि कंप्यूटर भैया ऐसे करो, वो उनको चला सके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ डेवलपर्स आर कोडर्स, जो कोड लिखते हैं, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स एंड क्रिएट एप्लीकेशंस। तो एग्जाम्पल्स कौन सी हैं लैंग्वेजेस की?
एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है हमारे पास पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में होती है PHP, रूबी, पर्ल। मार्कअप लैंग्वेजेस में होती है HTML और XML। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है और जिसके तरीके से हम कंप्यूटर से कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कंप्यूटर ऐसा करो, कंप्यूटर ऐसा करो, ठीक है। इसमें से अगर हमसे कोई पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है जिसमें ऊप्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऊप्स फॉलो होता है, तो दैट इज C++। और C++ दोनों ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। यू डू नॉट हैव टू गो इन डेप्थ, इतना काफ़ी है। द नेक्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। लेट्स सपोज आपको कोई कुछ आ गया, कुछ बनाने को, किसी ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि आप हमें ऐसा कुछ बना के दें। लेट्स सपोज एक वेबसाइट ले लेते हैं कि JKSSB की वेबसाइट बनाने को किसी को बोल दिया, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा? पहले उसको डिज़ाइन करेगा, फिर क्रिएट करेगा। पहले डिज़ाइन टीम उसको डिज़ाइन करेगी कि वो वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, फिर उसको कोई क्रिएट करेगा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके, फिर उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट मतलब कि ये सही भी चल रही है, जैसे हम चाहते थे वैसे चल रही है ये, और उसके बाद मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, और उसके बाद अगर वो एक बार लॉन्च हो गई तो उसको देखना कि वो सही चलती रहे हमेशा। तो ये सारा कुछ करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसको जैसे हम कहते हैं कि house development is a process of designing a house, creating a house, then testing all the functionalities of the house and then maintaining that house। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले। उसके बाद है इसके बाद है इम्पॉर्टेंस है एसेंशियल। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एसेंशियल है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, ये सारा कुछ हम इसमें बना सकते हैं। और इसमें आपको ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या क्या फेसेस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेसेस होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। तो फेजेस का मतलब है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब हम पता करेंगे, जैसे घर बनाना है तो हम पूछते हैं ना कि आपको घर कैसा चाहिए, आप हमें बताएं आपको किस कमरे में कितनी विंडोज़ चाहिए। तो दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर बनाना है जो आपने हमसे बनवाना है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए। फिर उसका डिज़ाइन बनता है, फिर उसकी एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसकी कोडिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि जो हमने बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं, फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, और फाइनली फिर अगर एक बार वो डिप्लॉय हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस मतलब थोड़े टाइम बाद जब वो चल रहा होता है उसको चेक करते रहते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जितने भी हम लोगों ने अब इतनी छोटी चिप्स लगाई हैं, कहीं पे कोई पिन्स हैं, कहीं पे कोई बसेस हैं कंप्यूटर में जो डेटा इधर से उधर लेके जाती हैं, तो ये सारा आर्किटेक्ट का काम है। कंप्यूटर आर्किटेक्ट एक आप कह लीजिए शख्स होता है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब उसका पूरा डिज़ाइन करता है कि ये कैसा दिखेगा। कंप्यूटर सिस्टम्स डिज़ाइन करता है, इसके सारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन करता है, और वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे वो डिज़ाइन करता है। इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एफिशिएंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो कंपोनेंट्स जैसे हमने पढ़े, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउट डिवाइसेस, बस आर्किटेक्चर, ये सारा कुछ। तो आप आर्किटेक्चर की फॉर्म में ये भी समझ सकते हैं कि मतलब ये डिज़ाइन करना, जैसे पहले कंप्यूटर इतने बड़े आते थे, फिर आर्किटेक्ट और इम्प्रूव करते गए, उनका साइज़ छोटा करते गए कि हम इस चिप को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि कम जगह लेगी। तो दैट्स ऑल रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोन्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करते हैं कि कैसे चलेंगी एप्लीकेशंस, कितनी एप्लीकेशंस एक टाइम पे चल सकती हैं, या फिर जब ये चल रहा होगा तो कंप्यूटर को कितना कुछ लोड चाहिए होगा, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करता है। और इसके एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट इज नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। Networking and internet. So networking and internet, networking involves connecting computers and other devices to share resources and communicate with each other. Let's suppose अगर दो कंप्यूटर्स को आपस में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर एक फाइल उठा के दूसरे कंप्यूटर में भेज दे, तो वो काम कौन करेगा? नेटवर्किंग एक्सपर्ट।
तो नेटवर्किंग एक्सपर्ट ऐसे प्रोग्राम्स बनाएगा और उन कंप्यूटर्स को ब्लूटूथ या फिर वायर्स से कनेक्ट करवाएगा ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। या फिर अगर कोई अदर डिवाइस, लेट्स सपोज इट्स नॉट ओनली कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे प्रिंटर से बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो कंप्यूटर से कुछ प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए भी मुझे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा ताकि जो कंप्यूटर है वो प्रिंटर से कनेक्ट हो जाए और आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि ये वर्ड्स जो हैं अपनी डिवाइस यूज़ करके प्रिंट कर दो। दैट इज़ networking. Basically it enables communication, collaboration and access to information across the internet. आपने कभी देखा होगा हमारे कंप्यूटर लैब्स में 10 कंप्यूटर्स होते थे और एक ही 10 कंप्यूटर्स और एक ही प्रिंटर, लेकिन जब भी हम 10 कंप्यूटर में से किसी को भी कमांड देते थे कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दो, वो सेम प्रिंटर यूज़ करके कमांड प्रिंट कर देता था। तो वही है कि हम मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को या कोलैबोरेशन में उन सबको यूज़ कि वो कौन सा रिसोर्स या कौन सा डिवाइस जो वो कलेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं, और सब में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। अगर हम लोगों को, अब ये तो हो गया कि कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना या फिर कंप्यूटर को किसी और डिवाइस से कनेक्ट करना। अब आपने देखा होगा जब आप अपने घर में इंटरनेट लगवाते हो, आप बोलते हो हमारे घर में अब इंटरनेट चलता है या वाईफाई लगा हुआ है, तो वो आपको एक राउटर या फिर एक मॉडेम दे के जाते हैं और आपको कंप्यूटर को उससे कनेक्ट करना पड़ता है ताकि वो वाईफाई से कनेक्ट हो सके। तो वो भी इट ऑल कम्स अंडर नेटवर्किंग। इंटरनेट है एक अलग अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड, लेकिन हाँ, टू इनेबल इंटरनेट यू हैव टू मेक अ नेटवर्क फर्स्ट। अब ये रिलायंस जियो वाले नेटवर्क बनाने के लिए जगह जगह अपने सिग्नल के लिए वो लगाते हैं एंटेनास, ताकि हम एक नेटवर्क बना सकें जिसके थ्रू बहुत सारे लोग आपस में बात कर सकें। बात आप कैसे करते हैं? अपने व्हाट्सएप से। तो ये डिवाइस है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, तो वो कनेक्ट किस बेसिस पे हो रहा है? इंटरनेट के बेसिस पे। अब इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP। ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप डेटा जो है वो भेज सकते हैं। जैसे कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये ऐसे सारे प्रोटोकॉल्स के नाम हैं, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये सारे TP का मतलब है मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दिस इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मतलब हम लोगों को डेटा तो भेजना है दूसरी जगह, लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, मतलब कौन सा रूल यूज़ करना है। तो बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा अक्रॉस द इंटरनेट एक दूसरे को भेजते हैं। TCP, IP, स्विचेस, फायरवॉल्स, IP एड्रेसिंग, राउटर्स, जैसे जो हमें इंटरनेट को कनेक्ट करने को राउटर्स बनाने होते हैं। तो ये सारा कुछ नेटवर्किंग वाली फील्ड में आ जाता है। और इसी के साथ हमारा हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट बचा है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, सो नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। नाउ व्हेन आई हैव सेड कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में अगर हम कनेक्ट करते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो जब भी आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है या किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है, तो हमें अपना डेटा या फिर सारा कुछ प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। उसको प्रोटेक्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि मल्टीपल, आजकल यू हैव हर्ड अबाउट कि कितने साइबर क्राइम्स, कितना कुछ हो रहा है, कितने वायरसेस और ये सारा कुछ। तो ये आता कहाँ से है? जब भी अगर आपका कंप्यूटर अकेला है, ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ना वो किसी मशीन से कनेक्टेड है, तो ओनली देन योर सिस्टम इज़ सेफ। जब वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, वो उसको हमें खाली डिब्बा ही बोलते हैं। अगर वो किसी भी और मशीन से या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उस प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस को हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, हम राइट वे अपना मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, विच इज़ वाई वी हैव दिस सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी। इससे हमें साइबर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपने नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना किसी भी थ्रेट या अटैक से।
So it is, as you know, it is very important to safeguard that sensitive information and ensuring the integrity and availability of computer systems. तो क्या कंसेप्ट यूज़ होते हैं इसमें? तो दैट इज़ हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं. इनक्रिप्शन पुराने ज़माने में भी यूज़ होती थी. जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक लेटर लिखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो लेटर अगर कोई रास्ते में, और मुझे वो लेटर आपकी तरफ भेजना भी है, दैट मीन्स वो मैं खुद नहीं पकड़ाने आ सकती, मुझे किसी और के थ्रू उसको आपकी तरफ भेजना है. तो ऑब्वियसली ये इंसान इस लेटर को पढ़ सकता है. तो मुझे अपनी लेटर को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये सिर्फ वो ही पढ़ सके जिसको मैंने भेजी है, और अगर ये पढ़ भी ले तो इसको वो लेटर में से कुछ समझ में ना आए. तो उसको हम कहते हैं इनक्रिप्ट करना, मतलब डेटा को इनक्रिप्ट करना. जैसे मैं कभी अगर इस इंसान से मिली तो मैंने इसको पहले ही बता दिया कि ए का मतलब बी होगा, बी का मतलब सी होगा, सी का मतलब डी होगा. अब मैंने यहाँ पे लिख के भेजा ए बी सी, तो इसने तो ए बी सी पढ़ा लेकिन डेटा इनक्रिप्टेड था. दैट मीन्स उसको मैसेज क्या पहुँचा, उसने जब पढ़ा तो उसके पास इनक्रिप्शन की थी, इसको हम इनक्रिप्शन की बोलते हैं. तो उसको मैसेज मिला बी सी डी, उसको ए बी सी नहीं मिला. तो अगर आपका रास्ते में किसी ने मैसेज पढ़ भी लिया तो भी आपका मैसेज सेफ रहा. दैट इज़ इनक्रिप्शन. तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं. मतलब या तो हम डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं कि रास्ते में कोई डेटा आपका कहीं हैक भी हो जाए तो उस डेटा का उसके लिए कोई मायने ना हो. ऑथेंटिकेशन मतलब मल्टीपल टाइम्स हम पता करें कि ये वही इंसान है जिसको हम डेटा दे रहे हैं. एक्सेस कंट्रोल कि किसको क्या देखने को मिले, कौन क्या ना देख सके. मैलवेयर, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारे साइबर सिक्योरिटी के ही कॉन्सेप्ट्स हैं. तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो यू नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स. इसके बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कंप्यूटर साइंसेज में क्या पढ़ते हैं. तो बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको एक घर की एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लें, आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे प्लम्बर का काम है ये देखना कि पानी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिशियन का काम है कि वायरिंग कहाँ से होगी, और ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एक घर के कि उनमें लाइट्स चलनी चाहिए, उसमें पानी आना चाहिए, उसमें फ्लोरिंग होनी चाहिए, बाथरूम में टाइल्स लगी होनी चाहिए. उसी तरह से जब कंप्यूटर्स डिज़ाइन होते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है तो कंप्यूटर साइंस के ये सारे कंपोनेंट्स जो हमने पहले पढ़े हैं ये सारे पिक्चर में आ जाते हैं कि कौन इसका डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, कौन इसका एल्गोरिथम बनाएगा, डेटाबेसेस कौन डिसाइड करेगा. तो डेटाबेसेस का मतलब होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि डेटा किस तरह कैसे स्टोर होना चाहिए, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, बॉटल में, जार में, उसे एरे में, स्टैक में, क्यू में, ट्रीज में, कैसे. और डेटाबेसेस का मतलब होता है कि डेटा को अरेंज कैसे करना है, जैसे कि कौन सी फाइल कहाँ होनी चाहिए, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स होनी चाहिए. अब ऑब्वियसली कि साइंस की बुक्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में साइंस के अंदर रखूँगी ना कि मैथ्स के अंदर रखूँगी. तो उसको हम डेटाबेसेस बोलते हैं कि हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, मतलब कि किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग होगी कि आपको मिल जाए, जैसे लेट्स सपोज. तो वो होता है डेटाबेसेस. फिर नेटवर्क्स हमने पढ़ लिए कि जब डेटा को कनेक्ट, मतलब दो सिस्टम्स आपस में बात कैसे करेंगे. फिर ग्राफिक्स कि वो दिखेगा कैसा, ये सब कंप्यूटर साइंस है. अब हम करेंगे इसके MCQs. अब हम स्टार्ट करने लगे हैं MCQs. Okay, so let's begin with this question. What is the primary focus of computer science? Building physical components like processors, developing algorithms and writing code, studying the history of computers, creating graphical user interfaces. तो इसका आंसर है developing algorithms and writing code. Reason being, we were at this question. तो इसका आंसर है developing algorithms and writing codes, because building physical components like processors तो ये उनका काम नहीं है. जैसे let's suppose अगर कोई म्यूजिशियन है तो उस म्यूजिशियन को गिटार बनाना नहीं आता, उसको गिटार चलाना आता. उसको ये पता है कि उसको कौन सी म्यूज़िक टोन नहीं बनानी है, कैसे बनानी है, कौन सी स्ट्रिंग कैसे काम करती है, लेकिन उसको वो गिटार बनाता नहीं है. उसी तरह ये जो पहला आंसर है बिल्डिंग फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर्स, ये कंप्यूटर साइंस का मेन फोकस नहीं है. ना ही हिस्ट्री पढ़ना
इसका मेन फोकस है, और ना ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बनाना। इसका मेन फोकस है एल्गोरिदम्स बनाना और कोड लिखना, जिससे कि वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सके कि करना क्या है। सेकेंड इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग एल्गोरिदम्स इन कंप्यूटर साइंस। तो एल्गोरिदम्स पढ़ने का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, नो। लर्निंग हाउ टू राइट कोड, नो। एक्सप्लोरिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, yes. Analyzing the economic impact of technology, no. What aspect of computer science involves writing instructions for computers to execute? तो कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए? तो दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। what do computer scientists use programming languages for? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं? टू राइटिंग कोड टू कंट्रोल कंप्यूटर बिहेवियर। In simple terms, what is the essence of computer science? So the essence of computer science is studying ancient computer technologies, no. Learning how to use computers, no. Understanding the language and logic behind computers, yes. I think ये question repeat हो रहा है और ये question भी repeat हो रहा है, ये भी repeat हो रहा है. Okay, so next question is, a librarian is cataloging books in library database, assigning unique identifiers to each book for easy retrieval. Which fundamental concept of computer science is most relevant to this task? अब वो क्या कर रहा है? एक लाइब्रेरियन बुक्स अरेंज कर रहा है, हर बुक को एक अलग आइडेंटिफायर दे रहा है कि उसने वो बुक कैसे निकालनी है. तो ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्रिप्टोग्राफी. तो ये डेटा स्ट्रक्चर है कि वो डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा है कि उसको डेटा किस फॉर्म में निकालना है. एक टीचर है इज क्रिएटिंग अ सीटिंग चार्ट फॉर अ क्लासरूम यूजिंग अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. विच फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इज बीइंग यूज्ड इन दिस सिनेरियो? तो वो एक सीटिंग चार्ट बना रही है कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा. तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, तो आज का हमारा कोर्स यहीं पे ख़त्म हो रहा है. हम नेक्स्ट कोर्स में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा आपके सारे ये जो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ है ये टेलीग्राम के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.